मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, जिनका अभी अभी आपने ओजस्वी भाषण सुना, हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय मन्नालाल जी रावत साहब और राजस्थान विधानसभा में अपने यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे आदरणीय प्रताप लाल जी, आदरणीय जुगल किशोर जी और मेरी पार्टी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष आदरणीय पुष्कर जी टेली साहब, आदरणीय रणधीर सिंह जी भिंडर साहब, माननीय भंवर सिंह जी पंवार, सायरा के प्रधान और जैन संस्था के पूनम चंद जी ठाकुरदास जी और यहाँ प्रशासनिक अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, मेरी पार्टी के समस्त जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न पार्टियों के जनप्रतिनिधिगण, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, किसी का नाम छूट गया तो माफ़ कर देना। तो एक पर्ची आई थी वो मैंने पढ़ ली, उसमें गलती हुई है कन्हैयालाल जी। वैसे अभी आपने भजनलाल जी को, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने एक रथ, ये जो आपके स्क्रीन पर आपने सुना, अभी एक रथ आपके बीच में आया है। वो रथ केवल यूं घूमने के लिए नहीं है, प्रत्येक विधानसभा में ये रथ आया है और उस विधानसभा में जाकर के राजस्थान सरकार की विकास की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं वो आम जरूरतमंद नागरिक तक पहुंचाने के लिए भेजा गया है। इस रथ में वो सब जानकारियां हैं, छोटी छोटी बुकलेट्स है, उन बुकलेट्स में वो सब योजनाएं लिखी हुई है कि किस व्यक्ति को ज़रूरत है और वो उसको लाभान्वित किया जा सकता है, उसको योजना का फ़ायदा पहुंचाना है। तो हमारी पार्टी के जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्ता और सरकार के नुमाइंदे जो इस रथ के साथ में आ रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे कि आपको कौन सी योजना का फ़ायदा कैसे मिल सकता है। अब इसमें जैसा कि अभी हमारे विधायक महोदय ने भी बताया कि कितने लोगों को फूड सिक्योरिटी में, खाद्य सामग्री में नाम लिखवाया, कितने लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से पीछे छूट गए, उनको मकान मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को मकान होना चाहिए, उसके छत होनी चाहिए, पक्की छत होनी चाहिए। तो कई लोगों को तो मकान मिल गए, कुछ लोग अभी भी पीछे रह गए। तो जो पीछे रह गए उनको मकान कैसे मिल सकता है, वो जानकारी इस रथ के अंदर है। कई लोगों को चाहे शौचालय नहीं मिला तो इस रथ में वो व्यवस्था है कि उसका नाम भी और फिर से लिख दिया जाए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। कई किसानों को किस प्रकार से मजबूत करना चाहिए वो जानकारी भी इस रथ के अंदर है। तो किसान किस प्रकार से फ़ायदा उठा सकता है वो भी आपको यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ जो अधिकारी आए हैं वो बताएंगे कि कैसे किसान को लाभ मिल सकता है। आपको पता होगा कई जानकारियाँ आपको मालूम है, कुछ जानकारियाँ नहीं है, तो ये जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक देश के नागरिक को आवश्यक है। देश के नागरिक को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसको ये पता चलना चाहिए कि मेरी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। जो किया वो तो आपके सामने है, और वैसे तो आप भूल जाते हो कि भाई किया, वो तो याद रहता नहीं है, बाकी है उसको ज़रूर याद रखते हो, लेकिन जो किया उसको बताने का काम भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया है।
इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया। अभी प्रताप जी बोल रहे थे कि हमने क्या क्या किया है, वो लेखा जोखा भी आपके सामने रखा है कि किस प्रकार से बिजली का पावर ग्रिड 220 केवी का बना करके दिया, जिससे आपको बिजली मिला करेगी, किस प्रकार से सड़कों का सुदृढ़ीकरण हुआ। ये सब जानकारियाँ आपके सामने है, लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि जनता की आदत है भूल जाती है। तो याद तो दिलाना तो पड़ेगा कि आपके यहाँ पर क्या क्या काम हुए। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करना चाहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी अपने देश के प्रत्येक नागरिक को, अपने प्रांत के प्रत्येक नागरिक को मजबूत करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, वो जानकारी देने के लिए ये रथ आपके बीच में आया। योजनाएं हैं इसमें, लेकिन हम लोग यदि ध्यान नहीं देंगे तो ये रथ आया, पैसा खर्च हुआ, रथ चला जाएगा और हम वैसे के वैसे पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैं प्रत्येक नागरिक से कहना चाहूँगा कि पूरी जानकारी प्राप्त करो, पूरा ध्यान रखो, क्योंकि ये राजस्थान सरकार ने योजना बनाई है कि रथ जाएगा गांव में, प्रत्येक विधानसभा में जाएगा, लोगों को बताएगा, तो लोगों को ये जानकारी होना भी ज़रूरी है। अब जैसे एक छोटा सा मैं कुछ उदाहरण आपके सामने दूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगानगर से एक मृदा परीक्षण योजना चालू करी थी। ये मृदा परीक्षण क्या है कि अपनी ज़मीन की जांच करना, ज़मीन में जो मिट्टी है उस मिट्टी से 1 फीट 9 इंच नीचे से मिट्टी निकालकर उसकी जांच करना, उसकी जांच करके और परीक्षण करवा करके, कृषि विभाग में एक लेबोरेटरी है, उससे जांच करके एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपको कौन सा बीज डालना चाहिए ताकि आप उस बीज से अच्छी फसल पैदा कर सकते हो। ये जानकारी इसमें है। फलदार पौधा लगाना है या फूलदार लगाना है या गेहूँ बोना है या तिलहन बोना है या और क्या लगाना है, जमीकंद लगाना है या कोई आयुर्वेदिक दवा लगानी है जिससे कि वो आपको ज़्यादा इनकम मिल सके। ये जानकारी इसमें भूमि की जांच करके आपको मिलेगी। इसमें कितना खाद डालना चाहिए, डीएपी डालना कि नहीं डालना, यूरिया कितना डालना, पानी कितना देना, ये सब जानकारी इसमें आपको मिलेगी। ये तो किसान की बात हुई। फिर किसान को भी कैसे उपज का भाव मिलना चाहिए, इसका भी जानकारी इसमें दी है कि किसान की फसल जैसे एक साथ मार्केट में आ गई तो मार्केट में भाव घट जाते हैं, क्योंकि चारों ओर से जब माल आने लगेगा तो दुकानदार भाव घटा देता है। तो उसका फ़ायदा किसान को कैसे मिले, ये जानकारी भी इसमें है कि किसान चाहे तो यहाँ मंडी में रजिस्ट्रेशन कराकर ई नाम योजना, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उसके माध्यम से हिंदुस्तान के किस कोने में अच्छे भाव मिल रहे हैं वहाँ पर माल बेचा जा सकता है। उसकी जानकारी भी ये अधिकारी आपको गाइड करेंगे। नहीं तो इनके जाने के बाद भी यहाँ जो अधिकारी रहेगा वो आपको सही मार्ग बताएगा। यदि इसके बावजूद भी आप नहीं करना चाहते, आप अपना माल रोकना चाहते हो, देखो भाई, पहले आपको पता था कि टमाटर फेंकते थे, भाव नहीं आते थे तो टमाटर मार्केट गंदी गलियों में फेंकते थे। प्याज भी कभी कभी 100 रुपये से ऊपर चढ़ता था, कभी 2 रुपये में, 1 रुपये में भी नहीं बिकता था तो फेंका करते थे। लेकिन अब नहीं, अब ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि उसको कैसे संरक्षित करना ये बताया गया इसमें कि उस फसल को आप कैसे बचा करके रख सकते हो, जब मार्केट में भाव आवे तब बेचो। और अभी यदि आपको पैसे की ज़रूरत है तो गोदाम में रख दो और उसकी कीमत का 80% पैसा आपको बैंक दे देगी और आप अपना साहूकार का चुका दो, मजदूरी का चुका दो। जब मार्केट में भाव आवे तब अपना गोदाम खोल करके उस माल को बेचो ताकि किसान मजबूत हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमको जानकारी होना चाहिए, ये सीख हमको मिलना चाहिए। देखिए, एमएसपी बढ़ाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया, पहले की तुलना में पुराने लोग जानते हैं, अब उससे दुगुनी से ज़्यादा कर दी और पूरा माल सरकार खरीदने के लिए तैयार है। ये जानकारी भी हमको मिलने लगेगी।
ये हमको पता चलना चाहिए। पहले फसल बीमा होता था तो पूरे इलाके में फसल खराबा होता था, तब उसको बीमा का लाभ मिलता था। अब केवल इंडिविजुअल किसान की फसल वो बीमित होती है, और कहीं खराबा नहीं हुआ और मेरी फसल खराब हुई तो बीमा का लाभ मुझे मिलेगा। मंडी ले जाते समय खराब हो जाए तो भी बीमा है, मार्केट में ले जा करके और वहाँ भी खराब हो जाए तब भी वो फसल बीमित है। ये लाभ आपको इस रथ के अंदर मिलता है। ये सारी जानकारी हमको होना चाहिए। तो ये जानकारी हमको यदि ध्यान दोगे तो सब पता चलेगा। यही नहीं, कोई नौजवान है आपका बेटा और आपका बेटा कोई धंधा करना चाहता है, उसके पास में पैसे नहीं है, अब वो छोटा सा निवार बनाना चाहता है या किराने की दुकान लगाना चाहता है, तो उसको पैसा मिलता है बैंक से, वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मिलता है। उसमें आपको पट्टा गिरवी नहीं रखना, अपनी ज़मीन गिरवी नहीं रखनी। बैंक आपको मुद्रा योजना के तहत नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी पर पैसा दे देगी, लेकिन जेवर गढ़ाने के लिए नहीं देगी। हाँ, तिमड़ियाँ गढ़ाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा धंधा करने के लिए। और कोई बड़ा धंधा करना चाहे तो 20 लाख रुपए तक का पैसा मिलता है। कोई निवार बनाना चाहे, कोई वेल्डिंग मशीन लाए, लोहे के पलंग बनाना चाहे, कोई कुछ भी काम करना चाहे तो उसको पैसा मिलता है। यदि कोई बैंक अफसर मना करे तो हम लोग किसके लिए हैं? आप हमारे अधिकारियों को कहिए, वो आपकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपको धंधा करना पड़ेगा। धंधा करने के लिए मिलेगा। आपको देखिए कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले आप लोग पटवारियों के चक्कर काटते थे गिरदावरी करने के लिए, अब मोदी जी ने कर दिया है कि सैटेलाइट से गिरदावरी हो जाएगी, किसी को चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ही सैटेलाइट से गिरदावरी हो जाएगी। तो अच्छा काम किया ना भाई। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आप ज़मीन खरीदते हो, बेचते हो, तो म्यूटेशन के लिए चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। अब वो व्यवस्था भी आ रही है कि ऑटोमेटिक आपकी म्यूटेशन हो जाएगा, किसी के चक्कर नहीं काटना। तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है ना। तो ये जानकारी आपको मिलना चाहिए, ये जानकारी हमको प्राप्त करना है, इसका फ़ायदा हमारी जनता को मिलेगा। ये कई बातें हैं, कई योजनाएं आपको इस रथ से और प्राप्त होती है। आपको पता है कि भजन लाल जी भी चाहते हैं कि मेरे राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति मजबूत होना चाहिए, तो इसके लिए वो रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। कई सरकारी नौकरियां भी उन्होंने दी। आपको पता है, कुछ हिसाब किताब रखते हो कि नहीं आप लोग? ये ध्यान देते हो कि पहले बिजली नहीं मिलती थी? आपको पता है जब हमारे भजन लाल जी सरकार में आए तब घरेलू बिजली भी पूरी नहीं मिलती थी। भूलो मत, याद करो। लेकिन अब आपको पूरी बिजली मिल रही है। तो क्या भजन लाल जी भरतपुर से लेके आए क्या? ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारे यहाँ पर विंड एनर्जी, हवा से बिजली पैदा करना, सूरज से सोलर पावर प्रोजेक्ट करना, सूरज से बिजली लेना और बिजली के प्लांट तैयार करा के दिए, तब जा कर के और बिजली पूरी मिल रही है। और ये 220 kV के, और ये करवाने में भी सफल हुए। ये जानकारी हमको होना चाहिए। ये जानकारी आपको नहीं होगी तो फिर आप तो घोड़े और गधे एक भाव बेचोगे। एक भाव बेचना चाहिए क्या? काम करे उसको धन्यवाद देना चाहिए ना। ये जानकारी हमको होना चाहिए। ये हमको जानकारी नहीं होगी तो हम तो देखेंगे कि क्या है, कोई भी सरकार आती है और काम करती है। मैं एक बात आपको बताऊं, देखिए कहा इन्होंने हमारे और माननीय मंत्री जी ने कि 5 साल बदाम 5 साल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि ये सरकार योजना बनाती है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2047 में भारत विकसित होगा, और यदि फिर से नहीं आए तो कैसे विकसित होगा? जो योजना अभी बनी कि हर आदमी को मकान मिलना चाहिए, और यदि फिर से नहीं आए तो मकान कैसे मिलेगा? हर आदमी को रोज़गार मिलना चाहिए, फिर दोबारा नहीं आई तो कैसे मिलेगा? इसके लिए ज़रूरी है कि हर स्थायित्व तो ज़रूरी है। देखिए पहले की सरकार ने भी कोशिश की होगी, लेकिन वो सरकार पर जनता का भरोसा नहीं था।
क्यों नहीं था भरोसा कि वो सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में लड़ते थे, वो झगड़ते थे, मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री को निकम्मा, नकारा ये कह देता था। तो जनता कोई गाड़े पसीने का पैसा डुबाने के लिए थोड़ी लगाएगी, उसको मालूम है कि सरकार का कोई भरोसा नहीं है, तो जनता ने यहाँ राजस्थान में निवेश नहीं किया। अब क्यों कर रहे हैं? भजन लाल जी ने राइजिंग राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के MOU हुए, फैक्ट्रियाँ लगने लगी, हमारे यहाँ पर भी प्रोडक्शन में आ गई, 8 लाख करोड़ की फैक्ट्रियाँ उत्पादन में आ गई, माल बनाने लग गई, तो हमारे लोगों को रोज़गार मिला। अभी प्रताप जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा। अब पर्यटन बढ़ेगा तो लोगों की टैक्सी चलेगी कि नहीं? अपने लोगों की टैक्सी चलेगी ना। और पर्यटन बढ़ेगा, लोग हमारे यहाँ आएंगे तो आपकी दुकान से माल खरीदेंगे कि नहीं? उनको टूथपेस्ट खरीदना है तो आपके यहाँ से लेंगे, कॉस्मेटिक सामान लेना है तो आपके यहाँ से लेंगे, जो भी खाद्य सामग्री खाना है, रोटी खानी है तो आपका ढाबा चलेगा, आपकी होटलें चलेगी, ठहरने के लिए आपके ये होटल चलेगी। तो पर्यटन आने से तो फ़ायदा ही है ना अपने इलाके में। तो ये काम कर रही है हमारी भजन लाल जी की सरकार, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, कि एक दिन तो बिताओ हमारे हिंदुस्तान में। कहते हैं ना, वो अमिताभ बच्चन बोलता है कि एक दिन तो गुजारो मेरे राजस्थान में। तो ये जो काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर रोज़गार मिलना चाहिए। हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो हमारा घर मजबूत होगा, हमारे घर में आमदनी आएगी, हमारा व्यक्ति समृद्ध होगा। ये सारे काम हमारी सरकार कर रही है। देखिए, मोदी जी ने बहुत काम किए। मोदी जी ने दुनिया में भी भारत की इज्जत बढ़ाई है। आपको पता है, टीवी देखते हो ना, तो मोदी जी जब कहीं भी जाते हैं तो वहाँ मोदी मोदी के नारे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो आपको तो जोश आता होगा ना कि हाँ, मेरा बेटा आज दुनिया में कहीं भी जा रहा है, उसका मान बढ़ रहा है, मेरे भारत का मान बढ़ रहा है ना, तो हमको खुशी होती है। ठीक इसी प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी किसी भी देश में जाए और वहाँ का प्रधानमंत्री इनके पैर छुए तो आपको तो गर्व होता होगा, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री के पैर छू रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री को वो अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे रहा है। 30 से अधिक देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया, ये कोई कम बात थोड़ी है। मैं एक बात और बताऊं, अरे भाई, आप पहले प्रशंसा करते थे अमेरिका की, कि अमेरिका ने और पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मार दिया, एक मिसाइल छोड़ी और उस ओसामा बिन लादेन को ही मार दिया, तो आप अमेरिका की प्रशंसा करते थे। लेकिन आप भूल जाते हो, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो यहाँ बैठे बैठे हमारे सैनिक ने बटन दबाया और यहाँ से मिसाइल उड़ी और 400 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में जो आतंकवादियों का केंद्र था उसी को नष्ट कर दिया। ये कोई कम बात है क्या? यहाँ से बटन दबाया, यहाँ से मिसाइल उठी और वो मिसाइल जाकर के उसी को मारती है। जनता को नहीं मारा, वहाँ की जनता को नहीं मारा, केवल लक्ष्य उसी को किया और उसी को मारा। ये टेक्नोलॉजी हमारे हिंदुस्तान ने प्राप्त की, ये कोई कम बात है क्या? मैं आपको बताऊं, आप गर्व कर सकते हो। अभी आपने ब्रह्मोस यहाँ पैदा किया, ऐसा शस्त्र आग्नेय जिसके लिए दुनिया के देश लाइन में खड़े हैं, एडवांस पेमेंट दे रहे हैं कि अगली बार ब्रह्मोस आए तो हमको देना। अरे पहले हम शस्त्र खरीदते थे, बोफोर्स बाहर से घोटाला होता था, बोफोर्स घोटाला सुना नहीं क्या? शस्त्र खरीदने में दलाली होती थी, बिचौलिए पैसे खाते थे। अब हम बेच रहे हैं तो बिचौलियों के पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। तो आप एक बात सुनिए, जब हम बेचेंगे तो आमदनी किसको होगी? हमारे देश को होगी। हमारे यहाँ का वैज्ञानिक यहाँ तैयारी कर रहा है। भाई एक बात बताओ, एक डॉक्टर तैयार करने में एक परिवार का पैसा जितना खर्च होता है उससे 20 गुना पैसा सरकार का खर्च होता है, आपका पैसा खर्च होता है। डॉक्टर मेरा बेटा बना, पैसा आपका खर्च हुआ, क्योंकि उस पर बड़े बड़े अस्पताल बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर लगाने पड़ते हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगाने पड़ते हैं, बड़े बड़े उसको बॉडीज़ लाके देनी पड़ती है, तब जाकर के वो बच्चा तैयार होता है। और वो बड़ा होकर के यदि विदेश में जाए तो हमको क्या फ़ायदा भाई?
एक वैज्ञानिक यहाँ हमारे यहाँ तैयार हो और विदेश में जाकर के और वहाँ अपनी प्रतिभा दिखाए, तो हमको तो कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा तो नुकसान हुआ। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब हमारी प्रतिभा को हिंदुस्तान में अवसर देंगे, वो हिंदुस्तान में पैदा करे, हिंदुस्तान में और चीज़ तैयार करे। तभी तो कोरोना आया था तो वैक्सीन हिंदुस्तान ने बनाई, उसी वैज्ञानिक ने बनाई जो विदेश में बनाता था, उसको हिंदुस्तान में मौका दिया, हिंदुस्तान में और वैक्सीन तैयार की और दुनिया के दूसरे देशों को हमने वैक्सीन दी। तो अब वैज्ञानिक भी हिंदुस्तान में अपना दिमाग लगाएगा। तभी तो चंद्रमा पर झंडा गाड़ दिया, तिरंगा। ये कोई कम बात है क्या? हमारे देश के वैज्ञानिक ने चांद पर तिरंगा गाड़ दिया, सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचे। कम बात है क्या? यही नहीं, हमारे हिंदुस्तान में भी विकास की योजनाएं बन रही है, ज़बरदस्त योजनाएं बन रही है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही है और ऐसे ऐसे प्लेन बन रहे हैं। ऐसे देखिए, मैं बताऊं आपको, पहले रेल चलती थी स्टीम इंजन से, उसके बाद आया डीजल इंजन, और मैं गारंटी से कहता हूं अब हिंदुस्तान की ब्रॉड गेज ट्रेनें 100% इलेक्ट्रीफाई हो गई है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। ये कोई कम बात है क्या? बिजली पैदा की तब जाकर के उनको भी बिजली मिली, तब जाकर के विकास का मार्ग आगे बढ़ा। ये बातें भूलना नहीं चाहिए, ये बातें हमको याद रखना चाहिए। महिलाओं को भी हम मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, महिलाओं को आरक्षण देने का काम भी हमारी पार्टी ने किया, ये आपको पता होगा। अभी हम चाहते हैं कि हमारी ये बहनें भी कानून बनाने में आगे आए। कानून बनाए तो हमारी महिलाएं फौज में जा रही है, हमारी महिलाएं एसपी बन रही है, हमारी महिलाएं कलेक्टर बन रही है, हमारी महिलाएं एसडीएम बन रही है। तो हमारी महिलाएं कानून क्यों नहीं बना सकती? कानून भी बना सकती है, तो हम उसमें भी और कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को भी बराबर की भागीदारी और इसमें भी मिलना चाहिए, कानून में भी, कानून बनाने में भी। ये केवल साइलेंट वोटर बन करके नहीं रह सकती, अब ये जागरूक है हमारी बहनें। तो ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं। ये बात कोई कम बात नहीं है, हम सबको समझने की ज़रूरत है। ये बात यदि आपने नहीं समझी तो फिर से हम पिछड़ जाएंगे। इतने वर्ष हो गए हम विकास कम कर पाए, लेकिन अब विकास का ये पहिया चला है, विकास का रथ चला है। ये विकास विकसित भारत बना करके रहेगा, हम सबको मजबूत करके रहेगा। ये बात हम सबको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। भाई, मैं एक बात कहूँ आपसे, पहले घोटाले सुनते थे कि नहीं? आप अखबार उठाते थे तो कभी पनडुब्बी घोटाला, कभी जीप घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी चारा घोटाला, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। और ये कितने घोटाले, एक घोटाला कितना हुआ बहनों? सुनना, 2G स्पेक्ट्रम एक घोटाला हुआ 1,76,000 करोड़। कितने करोड़? 1,76,000 करोड़। अब ये पैसा किसका था भाई? आप लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए? पैसा आपका था। मैं बताऊं कैसे था आपका? देखो, आपने साड़ी खरीदी, कपड़े खरीदे, पूरा पैसा दुकानदार को दिया कि नहीं? बहनों बताओ, दिया? दुकानदार को पूरा पैसा दिया, उसमें टैक्स का पैसा शामिल था। इन्होंने कपड़े खरीदे, आपने चश्मा खरीदा, पूरा पैसा दुकानदार को दिया, उसमें टैक्स का पैसा शामिल था जो सरकारी खजाने में गया। आपने जूते खरीदे, चप्पल खरीदी, सबने खरीदी ना भाई? चप्पल तो अपन सब खरीदते हैं, दुकानदार ने पूरा पैसा लिया, उसमें टैक्स का पैसा शामिल था। वो टैक्स का पैसा दुकानदार ने लिया और वो सरकारी खजाने में जमा कराया। ये माइक खरीदा, ये टेबल खरीदी, ये कुर्सी खरीदी, ये साइकिल खरीदी, कार खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, जो भी खरीदा उसमें टैक्स का पैसा शामिल था। मोबाइल खरीदा, उसमें भी दुकानदार को पूरा पैसा दिया, उसमें टैक्स का पैसा शामिल था जो सरकारी खजाने में गया। अब उसमें से जिसने चोरी की तो वो पैसा आपका था कि नहीं?
आपका पैसा उसमें शामिल था कि नहीं था? जवाब दो, आप भी शामिल था ना? तो फिर उसको माफ़ कैसे कर सकते हो आप? अरे भाई, एक 10 रुपया कम हो तो कंडक्टर टिकट देता है क्या? नहीं देता। आपने 100 रुपये दिए और 90 रुपये का टिकट मिला तो 10 रुपये वापस लेने के लिए झगड़ा करते हो कि नहीं, कि दे 10 रुपया वापस, मेरा पैसा है, तू कैसे रख सकता है? जब एक 10 रुपये के लिए आप लड़ाई करने को तैयार हो और ये इतने करोड़ों रुपये खा गए और आपके कान पर जूं भी नहीं रेंगी, ये क्या बात हो गई? किस मुंह से वो लोग आपके बीच में आ सकते हैं? सवाल क्यों नहीं करते हो उनसे? अरे भाई, अब तो मोदी जी के राज में कोई घोटाला नहीं है, अब कोई घोटाला नहीं है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं है। पहले घोटाले होते थे, अब कोई घोटाला नहीं है। तो दोनों को एक भाव रखोगे क्या? नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहिए। मैं कहता हूं आपको कि मैं सेवा करूं, मेरा विरोधी भी सेवा करे, वो मेरे से ज़्यादा करे और मैं कोशिश करूं कि मैं उससे ज़्यादा सेवा करूं। तो कंपटीशन इसमें कराओ कि मैं भी सेवा करूं, मेरा विरोधी भी सेवा करे, वो मेरे से ज़्यादा सेवा करे, मैं उससे ज़्यादा सेवा करूं। तो जनता का भला ही भला है कि नहीं? जनता का भला होगा कि नहीं? होगा ना? हाँ, तो कंपटीशन किस में कराना कि सेवा करो। अरे भाई, आजकल क्या हो गया है कि वो आएगा 5 साल बाद और अपनी पगड़ी आपके पैरों में रख देगा और आप मेहरबान हो जाओगे और उसको आशीर्वाद दे दोगे। तो फिर मैं भी कोशिश करूँगा कि गर्मी में मैं क्यों घूमूँ, फिर मैं क्यों घूमूँ? मैं भी, गर्मी मुझे भी लगती है, मैं भी 5 साल बाद नाक रगड़ दूंगा आपके सामने। तो सेवा होगी क्या? नहीं होगी। इसलिए कंपटीशन भी इसमें करो कि सेवा मैं भी करूं और मेरा विरोधी भी करे और एक दूसरे से बढ़ करके सेवा करो। ये जनता को आना चाहिए सेवा करवाना। जो सेवा करे उसको धन्यवाद दो, सेवा करे उसको आशीर्वाद दो, जो सेवा नहीं करे उसके कान मरोड़ो। आता है कि नहीं कान मरोड़ना? अरे हकीकत में मत मरोड़ देना, बटन दबाना, उसी से वो कान मर जाएगा उसका। तो एक बात और, मुझे एक पर्ची मिली है, मैं आपको एक बात बताऊं। अभी लड़ाई चल रही थी, कहाँ लड़ाई चल रही थी? अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में तो लड़ाई चल रही थी। तो गैस तो वहीं से आता है, डीजल भी वहीं से आता है, पेट्रोल भी वहीं से आता है। तो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह व्यवस्था की कि वहाँ से गैस के टैंकर भारत में लाने में वो सफल हुए। धन्यवाद दो उन 9 सैनिकों को जो गैस का टैंकर जहाज लेके हिंदुस्तान में आ रहा है। यदि कोई एक मिसाइल उस पर गिर जाए तो बम क्या महाबम बन जाता, परखच्चे उड़ जाते। लेकिन हमारे 9 सैनिकों ने जान की बाजी लगाकर वो जहाज भी, गैस के टैंकर भी हिंदुस्तान लाने में सफल हुए। उसके चारों ओर पनडुब्बियां लगाकर मोदी जी ने इंतजाम किया कि कोई भी मिसाइल आ जाए तो एंटी एयर मिसाइल छोड़ के उसको आसमान में ही नेस्त नाबूद कर दो, हिंदू उस हमारे जहाज को छेड़ नहीं सके। ये व्यवस्था की कोई कम बात थी क्या? नहीं थी। बहादुरी का काम था, हमारे जवानों की बहादुरी और हमारे नेतृत्व की बहादुरी। तकलीफ नहीं होने दी। और पड़ोसी ने मांगा, लंका ने हाथाजोड़ी की कि हमको गैस दो, हमको पेट्रोल डीजल दो, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको भी दिया। बांग्लादेश ने मांगा, उनको भी दिया। तो भाई हमारे पास था तब दिया ना। लेकिन एक वो हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उसने क्या किया, पार्लियामेंट के सामने 2 ईंटें रख दी और एक तगाड़ी उसके ऊपर रख के कह रहा गैस कहाँ है। अब कमाल हो गया, जब हम पड़ोसी देश को दे रहे हैं, हमारे यहाँ बराबर मिल रही है और वो नाटक कर रहा है। वो क्या चाहता था
कि अफरा तफरी मच जाए, इस देश में लूट खसोट हो जाए। हमारे यहाँ एक स्वभाव है ना लोगों का, शादी में जाते हो ना तो शादी में कोई कह दे कि गुलाब जामुन थोड़ा धीरे ध्यान से पुरसना, तो सब टूट पड़ते हैं कि नहीं गुलाब जामुन पर, कि बोले अरे ले लो, नहीं भाई तो एक ज़्यादा ले लो क्योंकि ख़त्म हो रहा है। और आपके पास यदि गैस की कह दे कि गैस ख़त्म है तो 2 सिलेंडर घर में पड़े हैं तो भी एक और ला के रखो, पता नहीं कल मिले कि नहीं मिले। तो भगदड़ मस्ती की नहीं मस्ती, भागदौड़ लूट खसोट मस्ती की नहीं। तो ऐसे समय में जो लूट खसोट मचाना चाहता था वो, तो उसकी आलोचना करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए ना। जब वितरण सही हो रहा है उसमें वो जनता की भावना भड़का रहा है ताकि लोग स्टोर करें, घर में रखे, ये गलत बात है। ऐसे समय में मोदी जी ने कहा कि आओ सब साथ में बैठो, हम बराबर ढंग से वितरण करना चाहते हैं, तो वो आए भी नहीं बैठे साथ में और हंगामा करने लगे, गैस नहीं, गैस नहीं, गैस नहीं। अरे भाई, आपका बेटा आपके घर में, आपके घर का कोई सदस्य मोहल्ले में जाके कहे कि मेरे बाप का भरोसा मत करना, घर में तो शक्कर है ही नहीं, तो वो घर का आदमी है क्या? वफादार है क्या घर का? जो कहे मोहल्ले में जाके कि मेरे घर में तो घी खत्म है, तो वो आपके घर का वफादार नहीं है। अरे इज्जत रखने वाला तो यह है कि मेरे यहाँ सब कुछ है, शांति रखो, धीरज रखो, वो तो है देशभक्त। अरे ये भारत भी एक देश है, हिंदुस्तान अपना परिवार है, भारत एक परिवार है कि नहीं? अभी हमने भारत माता को माल्यार्पण किया, तो भारत एक परिवार है। और इस परिवार का यदि राहुल गांधी ये कहे कि गैस है ही नहीं, गैस है ही नहीं, तो इस वफादार है क्या? नहीं है ना। तो ये वफादारी सिखाने की ज़रूरत है कि नहीं? सिखाओ, तभी जाके मुट्ठी बंद रहेगी। ये बात हम सबको समझने की ज़रूरत है। यदि नहीं समझे तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। ये अव्यवस्थाएं नहीं होना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि ये देश मजबूत बने, प्रत्येक व्यक्ति सुदृढ़ बने, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, प्रत्येक व्यक्ति को हर वो सुविधा मिले जो मुझे चाहिए, अंतिम छोर के व्यक्ति को भी वो सब सुविधाएं मिलना चाहिए। मेरा बेटा अच्छा पढ़ता है तो अंतिम छोर के व्यक्ति का बेटा भी अच्छी पढ़ाई करना चाहिए। ये तभी संभव है जब आप विश्वास करोगे किस पर? मोदी पर। गारंटी है, मोदी की गारंटी है, इस देश को विकसित भारत बनाने की गारंटी है। इसलिए अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इन अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा कि वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आम आदमी को योजनाओं का फ़ायदा मिलना चाहिए। वो भी दिन रात, गर्मी सर्दी कुछ भी हो, पूरी मेहनत कर रहे हैं। अरे भाई, हमने पुलिस को मजबूत किया कि नहीं? पुलिस को हमने नई नई गाड़ियाँ दी कि नहीं? महिला पुलिस को भी जिप्सी दी ताकि अपराधी बचना नहीं चाहिए। अपराधी गिरफ्तार हो रहा है, एक भी अपराधी बचा हुआ नहीं है। सारे अपराधियों को जेलों में बंद करने का काम किया है, ये हम सब जानते हैं। हमारे यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होना जरूरी है। जागृत करो, आप यदि जागृत हो तो मोहल्ले को भी जागृत करो, समझदार बनाओ। समझदार बनेंगे सब तो सही फैसला करेंगे। ये योजनाओं का लाभ आम आदमी को दिलाना है। योजनाएं केवल बनती इसलिए नहीं है, बनती है उनका उपयोग करने के लिए। जो योजना बनी है कि चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे मजदूर के लिए भी है, मजदूर के पीएफ का भी मामला है। पहले देखिए, इनमें से कोई भी आप जानते हो तो मजदूर के बारे में जानते हो कि वो उसका पीएफ का पैसा कटता था और नौकरी छोड़ देता था तो वो पैसा डूब जाता था। एक व्यक्ति हिंदुस्तान में ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी, जो लोगों को बुला बुला के कह रहा है कि आपके दादा का पैसा पड़ा है बैंक में, वो लेकर के जाओ। कहीं मिला है ऐसा आदमी? पहले कोई मिला है क्या जिसने कहा हो कि आपका पैसा बैंक में पड़ा है, लेकर के जाओ? कम से कम 8 लाख करोड़ रुपया लोगों को बुला बुला के देने का काम किया है मोदी जी ने कि बैंक में पड़ा है, आपके परदादा जी का पैसा है वो डूब पड़ा है बैंक में, आप खानदान कोई ध्यान ही नहीं है।
मालिक को पता ही नहीं है, ढूंढ ढूंढ के दे रहे हैं वो पैसा, कोई बैंक देती नहीं है। लेकिन मोदी जी ने यह व्यवस्था सुनिश्चित की है। अभी भी 64,000 करोड़ पड़ा है, 64,000 करोड़ बैंकों में आज भी पड़ा है, जिसका कोई मालिक नहीं है। वो बुला बुला करके ढूंढवा रहे हैं कि पता करो, ये ख़त्म हो गया तो इसके पहले कौन था, वंशावली का पता कर रहे हैं, अब कौन है उसको बुला के पैसा दे रहे हैं। ये कोई कम बात नहीं है, ये पहली बार आपने सुना होगा कि बुला बुला के पैसे दे रहे हैं, ये पहली बार सुना है। आज तक तो गबन करते रहे। अब भ्रष्टाचारियों के तो देखो भाई पेट में मरोड़े हैं, उनको खाने को बीच में मिल नहीं रहा है, क्योंकि मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा रुपया खाते में आता है। पहले राजीव गांधी भेजता था तो 15 पैसा पहुंचता था। तो बिचौलियों वो अफवाह फैलाएंगे, उनको कमाई करनी है, उनका घर चलता नहीं है, वो अफवाह फैलाने का काम करेंगे। जनता को सावधान रहने की ज़रूरत है। जनता को हिसाब किताब बराबर करना पड़ेगा कि कौन सेवा कर रहा है, कौन सही है और कौन गलत है। इसका ध्यान जनता को रखना पड़ेगा, और नहीं तो इन जागरूक नागरिकों को रखना पड़ेगा जो जागृत है। इतनी बहनें इतनी देर से बैठी है, ये कोई कम बात नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको। मुझे तो लगता था कि मेरे भाषण तक ये रुकेगी नहीं, लेकिन पूरी बात आपने सुनी है। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये अधिकारी बैठे हैं, कहीं देखा है इतनी जनता रुकती है कभी? मैंने लंबा भाषण दिया लेकिन बैठी है। बहुत अच्छी बात है, पूरी जानकारी करना, सावधान रहना, तभी अपने हाल औलाद सुखी रहेगी। नहीं तो बेईमानों के हाथ में आ गया तो औलाद दुखी रहेगी। ये ध्यान रखना, सेवा करने वाले को शाबाशी देना, सेवा नहीं करने वाले से सवाल पूछना, यह जरूरी है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।